जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम 7th क्लास की पॉलिटी महामैराथन देखेंगे और इस क्लास में हम सभी चैप्टर अपने कंप्लीट कर लेंगे 7th क्लास की पॉलिटी के। इससे पहले हमने क्लास 6 की पॉलिटी देख ली है, उसी के सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए वन शॉट में। प्लेलिस्ट में जाना वहाँ सभी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही आपको ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ओल्ड हिस्ट्री, तो ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना। और बात करें स्टूडेंट, आखिर खास क्या है इन क्लासों में, बाकी से यहाँ क्या अलग है? तो अलग ये है कि जो हम ये अपने सभी चैप्टर करेंगे ना, तो इन्हें हम अपने शॉर्ट नोट्सों से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आप नोट्स बनाने सीख जाओगे कि आखिर नोट्स कैसे बनाने, और तीसरा ये होगा कि यदि आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो आप इन्हें प्रिंट आउट करवा सकते हो, जिससे आपका और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। एक रीडिंग एनसीईआरटी की जरूर लगानी है, उससे ही आपको और ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट है सभी इस क्लास में मिल जाएगा और नोट्सों में भी। बात आएगी कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। सर्च करना टेलीग्राम पर द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां सभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जिस दिन आपकी 6 से लेकर 12 तक पॉलिटी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, तभी आपके नोट्स सारे मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले इस किताब की विषय सूची देख लेते हैं हम। तो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने। ठीक है, क्योंकि देखो चैप्टर हमें सारे नहीं पढ़ने, जो हमारे सिलेबस से मैच करते हों वही केवल हमें पढ़नी। जैसे पहले चैप्टर का नाम है समानता, ठीक, दूसरे का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, और तीसरे चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे करता है। ठीक, और फोर्थ चैप्टर जो कि जेंडर पर आधारित है। ठीक है, लड़के और लड़की के रूप में ये हमें देखना है। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर औरत ने कैसे दुनिया बदली। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर में ना आपके एग्जाम्पल ज्यादा दिए गए। ठीक है, जो कि आप एथिक्स पेपर GS4 में यूज कर सकते हो और SCK में, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जो आपके 3 चैप्टर लास्ट के आते हैं इस एनसीईआरटी में, जो कि चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल भी काम का नहीं है, केवल एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे आसपास के बाजार, ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। ठीक है, बाजार में एक कमीज, तो आप ही बताओ, ऐसे चैप्टर तो हमारे काम ही के क्या। ठीक है, मन करता है तो रीडिंग कर लेना। ठीक है, ओके, तो चैप्टर 5 तक हमें केवल इसमें पढ़ना है। ठीक है, और एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश की जाएगी कि क्लास जल्दी पूरी हो जाए, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, नहीं अक्सर क्या होता है कि जो हमारी एनसीईआरटी होती है, एस्पिरेंट और कई ऐसे टीचर होते हैं जो कि सालों साल एनसीईआरटी कंप्लीट कराने में लगे होते हैं, पर यहाँ कोशिश की जाएगी कि जो आपकी एनसीईआरटी केवल 1-1.5 महीने में आप पूरी कर सकोगे। ठीक है, इस प्रकार आपकी क्लासेस होंगी। तो चैप्टर 1 का नाम है हमारा समानता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी। ठीक है, तो अब इसके आर्टिकल भी होते हैं भारतीय संविधान में, तो वो यहाँ दे रखे हैं। जो हमारा समानता का अधिकार है, तो वो 40 से लेकर 80 तक हमारे समानता के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम एक एक अपने पॉइंट देख लेते हैं हम। ठीक, तो पॉइंट पहला क्या आ जाता है? समानता। तो अब इसमें क्या समानता में मतलब इसमें ये बताया गया है कि क्या चीजें समान होनी चाहिए। ठीक है, या फिर उन पर भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान अधिकार देता है, यानी कि सभी व्यक्ति उसके लिए समान है, कोई बड़ा या कोई छोटा उसकी नजरों में नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा राजतंत्र में होता था कि कोई राजा है, कोई मंत्री है, तो फिलहाल ऐसा नहीं होता। पर हाँ, कुछ पद होते हैं जो कि सरकार के दायरे में होते हैं, जैसे कि मंत्री, प्रधानमंत्री, पर केवल वो हमारे देश की या फिर किसी भी देश की कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही बने होते हैं। ठीक है, केवल अपने लिए। राजतंत्र केवल राजाओं के उसमें होता था, उसमें प्रजा का इतना ज्यादा वो नहीं होता, बट जो लोकतंत्र होता है वो प्रजा का ही तंत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सम्मान सभी को माना जाता है। ठीक है, कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं और किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब संविधान में आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, पर अब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम और आधुनिकता की ओर जाता जा रहा है, तो भेदभाव काफी जातिगत ये सब कम हुए हैं। ठीक है, पर पहले ज्यादा होता था और संविधान लागू होने के बाद भी काफी टाइम तक रहा,
पर जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है तो ये सब चीजें समाप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। आगे फिर इसमें पॉइंट है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता होगी, वोट देने का अधिकार, जैसे होता था ना पहले मंदिर या फिर कहीं भी कोई उच्च जगह, तो वहां सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है, और वोट देने का भी सभी को अधिकार है, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि साइड में आपको ये कुछ, तो ये आपको बॉक्स में बंद दिख रहा होगा, तो स्टूडेंट ये बता रखा है हर आर्टिकल के बारे में। तो जैसे आर्टिकल 14 ये क्या है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, मतलब कानून के सामने सभी समान होंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 तो कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 16 ये क्या है, सरकारी नौकरी में समानता होगी, ठीक है। और फिर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा, ठीक है, मतलब वो होता है ना छूने से, ये जो भी छुआछूत वगैरह होती है उसका भी अंत हो गया, ठीक है। और आर्टिकल तो सभी को याद होता है, ठीक है, तो मतलब इसमें उपाधियों का अंत हुआ, ठीक है, तो मतलब जो भी अपने नाम के आगे कोई राजा, कोई धीराज, ये जो भी लगाते थे उन चीजों का अंत हो गया, ठीक है। तो समानता का जो आर्टिकल भारतीय संविधान में 14 से लेकर 18 आर्टिकल 18 तक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। तो चलो स्टूडेंट सबसे पहले एक पॉइंट और समझते हैं। तो अभी बात हो रही थी कि आर्टिकल जो 16 है वो आपको नौकरियों में समानता का अधिकार दिलाता है, ठीक है, बट आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल आ रहा होगा कि ये जो फिर आरक्षण है ये क्या करता है, ठीक है, तो क्या ये हमारी समानता का उल्लंघन नहीं करता कि किसी को मतलब कम उस पे नंबर पे भी वो चीज मिल जाती है, ठीक है। तो देखो ये समानता का नहीं करता, हालांकि आने वाली एनसीईआरटी में समझेंगे ढंग से आरक्षण ये क्या होता है। तो मान के चलो जैसे कि कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है, ठीक है, और कुछ तबके के जो लोग हैं, मान के चलो कुछ ए के हैं कुछ बी के हैं, ठीक है। अब इसी चीज को समझते हैं, मतलब ए शुरू से हमेशा गरीब टाइप के लोग ज्यादा रहे, इन्हें पढ़ने का अवसर ज्यादा नहीं मिला, ठीक है, और बी टाइप के वहीं ठीक ठाक पढ़े हैं और इन्होंने मान लो ये एग्जाम दिया कोई भी, चलो मान के चलो यूपीएससी एग्जाम इन्होंने दे दिया, ठीक। तो अब मान के चलो ये कभी पढ़े नहीं, तो बिल्कुल ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड भी ठीक नहीं रहा और पढ़ने लिखने का जो भी इनका तरीका था वो भी ठीक नहीं, ठीक है। वहीं बी वाले इकोनॉमिक कंडीशन से भी ठीक थे और इनके पहले पूर्वज भी ठीक थे, ठीक है, तो ये ढंग से पढ़ सके और यूपीएससी इन्होंने क्रैक कर लिया, ठीक है। तो अब बताओ, अब भी तो समानता नहीं हुई ना कहीं अब भी समानता नहीं हुई, ठीक है। तो आरक्षण से क्या होता है कि सरकार समानता का वो ला देती है, ठीक है, मतलब उस जो पल्ला हमारा कमजोर है तराजू का, उसकी कुछ सहायता की जाए जो जिससे बिल्कुल बराबरी में आ सके, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कुछ आरक्षण दिए, ठीक है, तो उसमें समानता का लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ये मत कहना कि आरक्षण दे दिया है तो उससे असमानता हो गई, ठीक है, वो कहीं ना कहीं समान करने का तरीका है, ठीक। हालांकि भारत में बहुत डिबेट होती रहती है कि आरक्षण सही है या गलत है, वो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो चलो आगे फिर देखते हैं एनसीईआरटी में। फिर आगे इसमें पॉइंट है कि संविधान द्वारा समानता के अधिकार दो तरीके से लागू किए जाते हैं, ठीक है। अब मतलब समान बनाना है तो कैसे तरीके से लागू करेंगे, पहला कानून के द्वारा, कि मान के चलो कुछ लोग ज्यादा क्राइम वगैरह करते हैं तो उन्हें कानून के द्वारा धमकाया डराया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी असमानता क्या हो सकती है, गरीबी ये वगैरह, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं कि उन गरीब लोगों को योजनाओं से जोड़ सकते हैं, ठीक है, या उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं सरकार के द्वारा, तो ऐसे समानता दूर हो जाएगी, ठीक है। मेन मोटिव तो हमारा ये है ना कि लोगों को समान करना, तो दो तरीके से हो सकते हैं, तो यहाँ यही लिखा गया था। अब फिर इसमें पॉइंट यही जुड़ गया है कि जो मध्याह्न भोजन है ये कार्यक्रम क्या है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल में जो दोपहर में भोजन होता ना, तो वह सरकार के द्वारा ही मिड डे मील योजना चलाई जाती थी, जिससे कि मतलब इनका वो ये था कि मतलब जो लोग एक वक्त की रोटी अपने लिए नहीं कर पाते ना, तो वो शिक्षा के बारे में कहाँ सोचेंगे। अब मान के चलो किसी को भूख लगी है और आप जाके कहो कि भाई पढ़ो, तो उनके लिए पढ़ना पहली प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए पहली प्रायोरिटी है खाना, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा कि अगर लोगों को हम दोपहर का खाना देंगे
ठीक है। तो हो सकता है अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजेंगे कि कम से कम एक टाइम का तो वक्त का तो खाना मिलता है वहाँ, तो इसलिए और ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सही रहा। ठीक है, बच्चों का भी इसमें ज़्यादा एडमिशन हुए। तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की और 2001 में उच्चतम न्यायालय में सभी राज्यों में लागू कर दिया। ठीक है, यदि आप भी इन्हीं प्रकार के स्कूल से पढ़े होंगे तो आपने भी जरूर मिड डे मील्स वगैरह दोपहर लंच में करा होगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा पॉइंट इसमें अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे क्या है। अब जैसे समानता के मुद्दे कुछ आंदोलनों से भी हो सकते हैं। ठीक है, मान के चलो किसी को कोई चीज पसंद नहीं आई या फिर सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जो लोगों को पसंद नहीं आए, तो वो फिर आंदोलन करके उसे समान करवा सकते हैं। तो इसी में एक है नागरिक आंदोलन जो 1950 में हुआ। रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं ने किया। तो 1 दिसंबर 1955 में ये हुआ था। बस में अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से इन्होंने मना कर दी। इसी कारण अफ्रीकी अमेरिका के साथ असमानता आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, तो ये रंग का भी भेदभाव काफी होता था। और स्टूडेंट इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 भी समाप्त होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें समानता समझा, जो कि भारत के संविधान आर्टिकल में 14 से 18 तक दे रखा है इसमें। ठीक है, समानता का। अब समानता में क्या होगा, किसी के साथ भी जातिगत या उसके धर्म या वंश उससे मतलब कुछ भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर हमने इसमें समझा संविधान द्वारा समानता के अधिकार कैसे लागू किए जाते हैं। पहला कानून बना के या फिर दूसरा सरकारी योजना देकर। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा अधिक है। मान के चलो जितना भी स्वास्थ्य ये भी जो सब है, सरकार यदि इनमें अपना हस्तक्षेप नहीं करे तो क्या होगा, जो मतलब उच्च लोग हैं वो तो अपने प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवा सकते हैं और जो गरीब है वो नहीं करवा पाएंगे। तो ये सब होता है इसमें। तो चलो देखते हैं एक एक पॉइंट। स्वास्थ्य क्या है, पहले समझते हैं हम स्वास्थ्य क्या है। तो हमारे स्वास्थ्य बीमारी और चोट व संक्रमण से मुक्त होना, साथ ही लोगों को स्वच्छ वातावरण व प्रदूषण मुक्त मिले। ठीक है, इसे ही बोलते हैं स्वास्थ्य। अब फिर स्वास्थ्य सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं, तो सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक वही जो सरकारी होती हैं और निजी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी, ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अस्पताल शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों में होते हैं। तो इसमें जैसे एम्स वगैरह या फिर राज्य के, तो वे सभी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वे सभी आते हैं, और जो निजी जो किसी के पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अपनी निजी दवा खाने चला सकते हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, फिर आगे इसमें पॉइंट दे रखा है सतत विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ठीक है, तो मतलब ये आपका कोटेशन दे रखा है, एक छोटी सी लाइन जो कि आपके एनसीईआरटी में। तो आप मतलब स्वास्थ्य लेकर एससे आए तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो ऐसे वर्ड। ठीक है, अब हमें केस स्टडी देखनी है एक, जो कि केरल की है। तो ये केस स्टडी ऐसी होती है कि आप मान के चलो आपका जीएस किसी में भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछा तो आप ऐसी केस स्टडी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो केरल का अनुभव है ये कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। मतलब राज्य का जो भी 100% बजट बनता होगा उनका, तो 40 पंचायतों के हाथ में दे दिया। इससे पंचायतों ने अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। ठीक है, तो पीने का पानी, आहार, ठीक है, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किया गया उनसे। तो ये केरल में ऐसा अनुभव किया गया था। ठीक है, हालांकि वहां ये सफल भी रहा। तो आप ऐसी केस स्टडी जरूर लिख सकते हो। ठीक है, और फिर दूसरा तरीका क्या है इसमें कि एक अमेरिका का देश है जिसका नाम है कोस्टारिका। ठीक है, तो इन्होंने क्या निर्णय लिया देख लेते।
कोस्टारिका ने निर्णय लिया कि देश में सेना नहीं रखेंगे, सेना में व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर ही हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो देखो ये भी तरीका ठीक है और केरल वाले का भी है, पर थोड़े इनके पॉइंट समझो। मान के चलो केरल वालों ने पंचायत में दे दिया, ठीक है, हालांकि उनका तो सही रहा, पर यदि हम किसी और राज्य की बात करें तो केवल पंचायत को 40% देने से नहीं होगा। अगर कहीं और राज्य की, तो उन्हीं के साथ ही हमें पूरा पंचायत पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार वहां भी होगा। ठीक है, तो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पंचायती सभी लोग हैं अपने क्षेत्र की समस्या हल कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं जो कि कोस्टारिकाई देश ने किया था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने देश में सेना वगैरह नहीं रखी और उन पर जो खर्चा होता था वो अपने लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य पर ही कर दिया। देखो तरीका ये बिल्कुल ठीक है, हालांकि ऐसा तो पहले ही होता था कि देश आपस में लड़ते रहते थे, बट अब सभी को पता चल गया यदि हमें आगे बढ़ना है तो अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध वगैरह से कुछ नहीं होगा। तो ये भी अपना तरीका बढ़िया है। और इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 2 भी अपना समाप्त हुआ। और एस्पिरेंट अब तक आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ केवल काम के पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इससे क्या फायदा होगा। मान के चलो आप एम लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे तो एक बार ये इतने शॉर्ट नोट्स हैं कि एक बार आप उठा के पढ़ लोगे, 2-3 घंटे में एनसीईआरटी खत्म कर दोगे 6 to 12। ठीक है, और नोट्स इतने शॉर्ट हैं, एक बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी। वहीं आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको मतलब इतनी जल्दी रिवीजन नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी बहुत सारी हो जाती है 6 to 12 पॉलिटी की, तो आपको शॉर्ट नोट्स इसलिए बनानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर। तो जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है वो हमारा कार्यपालिका से रिलेटेड है, जिसमें हमें देखना है राज्य शासन या काम कैसे करता है। तो पहला होता है इसमें विधायक, जिसे एमएलए बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो आप इन सब के बारे में जानते हो। चुनाव होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं होती हैं। ठीक, सब राज्य में होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, बिहार की विधानसभा। ठीक, राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ का विधायक अलग है, वहां का विधायक अलग है, इस प्रकार। ठीक है, जनता प्रतिनिधि चुनती है, जिसे एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हर जगह से एमएलए खड़े होंगे यहाँ से। ठीक है, तो जो भी अपना जीतेगा वो वहां का एमएलए कहलाएगा। ठीक है, तो एमएलए का मतलब ये समझना कि ये अपने राज्य को दर्शाएगा। ठीक है, मतलब राज्यों की समस्या दूर करेगा। ठीक है, और वहीं एमपी होते हैं जो कि अपने सेंट्रल लेवल पर ये आ जाते हैं। ठीक, तो आगे इसी में देखते हैं हम, जिस दल के विधायक अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीते जाते हैं, राज्य में उसका बहुमत या बहुमत वाली पार्टी उसका सीएम बनाती है। ठीक है, मतलब जिस भी राज्य में जिसके ज्यादा, सीधा मतलब है एमएलए जीते तो वही पार्टी बहुमत में आएगी और वही अपना सीएम चुनेगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। तो अपना नेता वो सीएम चुन लेंगे एमएलए में से कुछ। ठीक है, और फिर इसी सीएम राज्यपाल चुनेंगे और राज्यपाल और सीएम अपने अन्य मंत्री चुनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया राज्य का सिस्टम, यानी कि स्टेट का। इसी प्रकार अपना केंद्र का होता है, वो आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक, जिस प्रकार आपने सेंट्रल लेवल पर पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट, ठीक है, और राज्य लेवल पर होती है अपनी विधानमंडल। ठीक है, तो मतलब इनमें क्या क्या होता है, पार्लियामेंट के 3 स्तर होते हैं, तो राष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा, और ऐसे होते हैं राज्य स्तर पर। तो विधानमंडल में 3 होते हैं, विधान परिषद और फिर विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, तो यहां बात हो रही थी राज्य की, तो आप ये वाला डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, केवल इस चैप्टर में आपका इतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी कहानी सी दे रखी है, आप पढ़ना उसे। ठीक है, ज्यादा पॉइंट काम के नहीं है। और आयु और देख लो एक बार, 25 आयु पूर्ण होने के बाद ही एमएलए बन सकते हैं। तो ऐसे छोटे पॉइंट आ जाते हैं अपने पीटी में।
ठीक है, मेंस में तो हालांकि नहीं आती पर पीटी में जरूर आ जाती। तो चलो अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, जेंडर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे। तो जो जेंडर है तो इसका जो भेदभाव आर्टिकल दे रखा है, मतलब किसी भी जेंडर के साथ, लिंग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में दे रखा है। ठीक है, और फिर अपना जेंडर से रिलेटेड आर्टिकल जैसे डीपी सीपी ये 39D, तो इसमें राज्य की नीति के निर्देशांक तत्व इन्हें बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी मतलब जेंडर से रिलेटेड कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर जेंडर से रिलेटेड और आर्टिकल है 51AE, ये मूल कर्तव्य दे रखे हैं। और आगे इसमें 243 स्थानीय सरकार में 1/3 महिला का आरक्षण क्या देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जेंडर में जैसे मतलब ये जो लिंग भेदभाव होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, तो ये थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है यहाँ। तो जैसे कि महिला पुरुष में होते हैं। ठीक है, कार्य में होते हैं कि मतलब बांट दिया गया कि घरेलू कार्य महिला करेंगे और बाहर के पुरुष। अन्य भेदभाव वैसे होते हैं कि मतलब घर से लेडीज बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, केवल आदमी ही जा सकते हैं। तो इस प्रकार के अपने होते हैं। और ये चैप्टर ना स्टूडेंट आपका देखो, एक तो मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो लिंग भेदभाव, और आपका ये GS1 ठीक इंडियन सोसाइटी में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका ही मेंस में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप इसे GS1 इंडियन सोसाइटी से ज्यादा अच्छे ढंग से कवर कर सकते हो लिंग। ठीक है, अब इसी के साथ ही हम चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा पॉइंट नहीं दे रखे थे, कहानी सी थी। एक बार आप पढ़ना उसे जरूर, और ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, थोड़े से आर्टिकल। ठीक, और फिर आप थोड़ा लिख सकते हो। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जिसका नाम है औरत ने बदली दुनिया। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें थोड़े कोटेशन टाइप के ज्यादा हैं, एग्जाम्पल हमें थोड़े यहाँ ज्यादा मिल जाएंगे, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, मेंस की। तो चलो एक एक देख लेते हैं। तो पहली थी राज सुंदरी देवी, तो ये पश्चिम बंगाल में थी। तो बंगाल भाषा में अमार जीबोन अपनी आत्मकथा लिखी, पहली आत्मकथा महिला द्वारा ही लिखी गई। उस समय महिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, अगर महिलाओं के मतलब भेदभाव वाले चैप्टर से आप इसे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, राज सुंदरी देवी इन्होंने अपनी पहली आत्मकथा लिखी थी, जिसका क्या नाम था, अमार जीबोन। ठीक है, फिर आपने दूसरा देखना है हमें इसमें रामाबाई, तो इन्होंने महिला शिक्षा की योद्धा थी। ये संस्कृत पढ़ना लिखना ये सब जानती थी। 1898 में पुणे में मिशन किया इन्होंने, जहां विधवा स्त्री, गरीब स्त्री को पढ़ाने की स्वतंत्रता इन्होंने दिलाई थी। अब फिर औरत की वर्तमान में स्थिति देख लेते हैं। तो भारत में हर साल 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो पहली 1961 की जनगणना, लड़कों व पुरुष की जो शिक्षित पुरुष थे तो वो 40% थे, और लड़कियों व स्त्रियां केवल 15% थी। ठीक है, जो कि शिक्षित थी। हालांकि आपका हुए मतलब केवल 55% ही लोग पढ़े लिखे थे। तो क्योंकि जब देश थोड़ा आजाद हुआ ही हुआ था, तो उस टाइम तक अपने देश में इतना पढ़ाई को लेकर नहीं था। ठीक है, फिर 2011 की जनगणना होती है, तो इसमें लड़के शिक्षित थे तो वो 82% थे, और लड़कियां 65%। तो काफी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। और फिर आगे इसमें हमें देखना है कि SC व ST की लड़कियां की स्कूल छोड़ने की दर अधिक थी। ठीक है, तो मतलब लोगों के कहीं ना कहीं मन में यही होता था कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना। हालांकि अब तो बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं है। अब फिर कुछ अभियान भी चलाए गए सरकार के द्वारा, सरकार ने भी पूरा सहयोग करा। सन 2006 में एक कानून बना, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरत को कानून सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, तो 2006 में अभियान बना। आगे फिर ऐसे ही और बनते रहे अभियान, जिसमें सन 1197 में सर्वोच्च न्यायालय कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन
प्रताड़ना से सुरक्षा मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन होता है कि जो कि पहले महिला कहीं ज्यादा बाहर काम के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, और सोचना तो दूर की बात, क्योंकि उन्हें घर वाले भी काम के लिए नहीं जाने देते। हालांकि अब सभी लोगों को पता है ये सब समाज में अब नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए कानून भी एक्टिव है और लोग भी शिक्षित हो चुके हैं। फिर आगे इसी में ही आता है 1980, तो देश में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। तो आप बिल्कुल ऐसे में इनका यूज कर सकते हो। तो 2014 में फिर देखते हैं हम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान ये जारी हुआ और लगभग सभी स्कूलों में ये सब अपनाया गया और काफी ज्यादा अभियान ये चलाए गए, जो कि अब भी आप देखते हो हर जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, तो इस प्रकार महिलाओं ने कुछ भूमिका उठाई अपनी। तो ये केवल एनसीईआरटी में 5 ही चैप्टर आपके काम के थे, जो बाकी के चैप्टर थे वो आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, आप चाहो तो इन नोट्सों को एक बार बना सकते हो। ठीक है, और आप और कोशिश करो कि इनसे भी शॉर्ट नोट्स बने। ठीक है, फिर आप कहोगे कि बचेगा क्या, तो उससे कोई बात नहीं, आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बट अब आपको क्या करना है, एक बार अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, दूसरी बार में नोट्स बना लेने, कोई वो नहीं है। ठीक है, और जो आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी होती है वो आपकी 11th 12th की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th to 10th आपका बिल्कुल बेसिक होता है, 11th 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।